इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 9 में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ओके और इस डेरिवेशन के बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करेंगे बेस्ड ऑन डाइपोल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाउ आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा बच्चों, जैसे ये एक डाइपोल है। ओके नाउ यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा गया है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज। ओके जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो माइनस क्यू चार्ज से टुवर्ड्स प्लस क्यू चार्ज की तरफ होगा। ओके अब ये जो डाइपोल का जो सेंटर है O, उससे किसी भी पॉइंट पर, इस डाइपोल पर किसी भी अब पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए अब कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी होंगी। ओके वो क्या है देखिए। नाउ अभी देखो बच्चों कि यहाँ जो पॉइंट है, अभी तक हमने दो चीज़ ही पढ़ी है, वो है एक एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ओके ये सिर्फ एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन ही हमने पढ़ी है। अब जब एनी पॉइंट का बात आता है तब होगा क्या, देखो अब सपोज ये जो डाइपोल है ये कितना सपोज थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। ओके अब ये थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, इसका मतलब है कि अगर ये जो P है यानी डाइपोल मोमेंट, इसको अगर इस एक्सिस पर हम रिजॉल्व कर दें, यानी वेक्टर सम, यानी इसका अगर ये जो P है इसका अगर हम वेक्टर सम निकालें तब इसका हमको ये जो डाइपोल है इसका इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। जैसे अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड कर दें, तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, सपोज ये हुआ y एक्सिस, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा x एक्सिस। देखो ये परपेंडिकुलर लाइन्स है, ये और ये दिख रहा है परपेंडिकुलर लाइन्स। अब कुछ समझ आ रहा होगा, देखिए अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या होगा, जो ये डाइपोल है, ये डाइपोल को अब ये थीटा एंगल जब इससे बना रहा है तो इसको अगर हम रिजॉल्व कर दें तो ये कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। यहाँ हुआ माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज। अब देखो बच्चों ये जो थीटा है ये इस पर गिरा, ये थीटा एंगल के साथ गिरा, तो ये क्या बन जाएगा, P cos थीटा बनेगा। और परपेंडिकुलर पे गिरेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, तो 90 पर क्या बनेगा, P sin थीटा। दिख रहा है P sin थीटा। ओके नाउ अब इसको, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं इसे डायरेक्ट कर देता हूँ इस पेन से, ताकि आपको समझने में और आसान हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब कुछ समझ आ रहा है। देखो P cos थीटा, तो ये माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज का डायरेक्शन ये है। ओके और ये माइनस क्यू चार्ज, तो P sin थीटा का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब ड्यू टू P cos थीटा ये क्या बना, P पॉइंट पर ये एक्सियल पोजीशन बना इसके लिए। ओके तो इसके वजह से जो यहाँ पर ये बनेगा, इसके वजह से जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा P पॉइंट पर, तो वो आउटवर्ड होगा इस तरीके से। तो इसको हम सपोज E1 ले लेते हैं, E1 वेक्टर। ओके ये चीज़ ध्यान देखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ये E1 बनेगा। ओके अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये जो P पॉइंट है ये अब P sin थीटा, जो P sin थीटा है इसका इक्वेटोरियल पोजीशन है। ओके नाउ इक्वेटोरियल पोजीशन में हमने ये देखा था कि जो P का डायरेक्शन होता है और जो नेट E का डायरेक्शन होता है वो ऑपोजिट होता है। ओके जिन भी स्टूडेंट्स ने ये हमारा वीडियो एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन का नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप जाके प्लीज़ उसे देख लें, ताकि ये जो कन्फ्यूजन है ये दूर हो जाएगा। ओके नाउ अब देखो बच्चों ये क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 इक्वेटोरियल की वजह से इस डायरेक्शन में मिलेगा।
ये डायरेक्शन p cos थीटा के अकॉर्डिंग इससे ये p cos थीटा बना तो एक्सियल पोजीशन बन गया, और ये जो p sin थीटा बना ये वो इक्वेटोरियल पोजीशन बन गया। अब इस पॉइंट पर हमको दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। अब इस पोजीशन पर अगर हमको दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है तो हम इसका रिजल्टेंट, सपोज ये E2 से जो रिजल्टेंट है वो E इससे सपोज अल्फा एंगल बना रहा है, ओके, अल्फा एंगल ये बना रहा है, तो ये रिजल्टेंट है। तो हमको रिजल्टेंट ई मिल जाएगा रिजल्टेंट के फॉर्मूला से, और अल्फा हमको डायरेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये ई वेक्टर है ना, फाइनल ई वेक्टर है। तो ये ई वेक्टर कैसे मिलेगा हमको, ये डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। ओके, होपफुली आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आया होगा। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब चलते हैं हम लोग डेरिवेशन पर। ओके, नाउ अब ये एंगल अगर थीटा बना रहा है तो थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ए बी डाइपोल सेंटर। देखो एंगल बना रहा है नाउ, तो E1 क्या है, जो E1 है ये एक्सियल का पोजीशन के लिए है, और यहाँ पर जो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हम सपोज R ले लेते हैं। ओके, अब R ले लिए हैं, और ये जो लेंथ डाइपोल का है वो 2L लेते हैं हम लोग यूजुअली। ओके, कितना लेते हैं, 2L। ओके, नाउ अब यहाँ जो फॉर्मूला हम सब्स्टिट्यूट किए हैं, जो ऑलरेडी फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, वो एक्सियल का ई एक्सियल के लिए E1 लिए थे, ई एक्सियल के लिए क्या हो जाएगा, तो इस केस में R इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन 2L। ओके, और यहाँ L कंडीशन था, R इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन L। ओके, तो उस केस के लिए हमको ये फॉर्मूला मिला था 1/4πε0 2p cos थीटा बाई R क्यूब। ओके, E2 के लिए भी सेम है, ये R बहुत ज़्यादा लंबा है इससे, डाइपोल लेंथ से, इसलिए क्या बना 1/4πε0 p sin थीटा बाई R क्यूब। जो p है, अब ये पूरा जो डाइपोल मोमेंट इस एक्सिस पर कितना आ रहा है, p cos थीटा, इसलिए यहाँ पर p cos थीटा आया है, वहाँ पर सिर्फ 2p था, यहाँ पर p cos थीटा पूरा आया है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये cos थीटा के अलोंग है, और यही एक्सियल पोजीशन है, और ये जो है ये इक्वेटोरियल पोजीशन है वो p sin थीटा के अलोंग है, sin थीटा है, ठीक है, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, तो इसलिए यहाँ पर p sin थीटा आया है। ओके, नाउ एट पॉइंट p एंगल बिटवीन E1 एंड E2 इज 90 डिग्री। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये एंगल कितना बना रहा है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। ओके, अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होगा, जो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन ये होगा कि अगर सर ये 90 डिग्री है तो ये जो जा रहा है E ठीक उसके बीच होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखो बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन का 2p cos थीटा है, ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पी एक्सियल वो अलग है और ये अलग है, तो इसलिए ये एक सर्टेन दूसरा एंगल पे रहेगा रिजल्टेंट, ये सेंटर से नहीं पास होगा। 45 डिग्री मत ले लेना, ये मत अज्यूम कर लेना कि 45 डिग्री है हम ई निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा, डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में। ओके, चलो तब अब रिजल्टेंट 90 डिग्री के लिए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जैसे हमको पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ये होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला में cos थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा, ये अगर 90 डिग्री हो गया तो cos ये पूरा पार्ट 0 मीन्स ये पूरा 0, तो लास्ट क्या बचेगा A² प्लस B², तो वही A² है E1² प्लस E2²। अब हम वैल्यूज़ क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये जो वैल्यूज़ है, गिवन वैल्यूज़ हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सब्सटीट्यूट करने के बाद 1/4πε0 इंटू 2p cos थीटा बाई R क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 p sin थीटा बाई R क्यूब का होल स्क्वायर निकालेंगे। ये सब्सटीट्यूट कर दिए। ओके, अब देखो अब क्या होगा, ये जो डेरिवेशन जो लास्ट में हमको इक्वेशन मिला था, अब इस इक्वेशन में बच्चों ये देखो 1/4πε0 p एंड R क्यूब कॉमन है, 1/4πε0 p एंड R क्यूब कॉमन है, तो ये कॉमन को और स्क्वायर टर्म्स में है, तो ये कॉमन को अगर हम बाहर ले लिए तो देखो स्क्वायर टर्म्स में 1/4πr³ इंटू p बाई आर क्यूब निकल गया बाहर, p बाई आर क्यूब स्क्वायर टर्म्स में बाहर। अंदर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, cos थीटा बच जाएगा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर बचेगा
साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें से क्या करेंगे, देखो ये तो रूट अंडर के है, तो ये स्क्वायर पूरा का पूरा स्क्वायर टर्म बाहर जब निकल जाएगा तो पावर 1 होकर के निकलेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यूब, ये हो गया। रूट अंडर इसका स्क्वायर अगर बाहर निकाल लेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखो जो 4 कॉस स्क्वायर थीटा को हम अगर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही बनेगा, तो वही से सेपरेट हो गया है। अब बचा साइन स्क्वायर थीटा ना, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, रिमेन रह जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो वैल्यूज़ है ये कंटिन्यू रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब। ओके, तो फाइनल इक्वेशन जो हमको मिला है वो ये है, ये है इसका फाइनल डेरिवेशन। ओके बच्चों, ये हो गया हमको मैग्नीट्यूड, ये मिला मैग्नीट्यूड। अब है इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। नाउ फिर से अगर हम लोग डायग्राम को ध्यान से देखें तो क्या दिखेगा, देखो हमको ये दिखेगा कि ये जो एक पैरेललोग्राम जैसा बन रहा है, ठीक है, अगर ये E1 को, ये E1 इक्वल्स टू दिस है, अगर इसको हम यहाँ पर लिख दिए, ये हो गया E1। ओके, ये है अल्फा एंगल और ये है रिजल्टेंट E है इस डायरेक्शन में, ये E1 वेक्टर, ये E2 वेक्टर इस डायरेक्शन में है और ये E इस डायरेक्शन में। ओके, और ये अल्फा है। अब देखो, अब हम क्या इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू, ये परपेंडिकुलर, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस लिख सकते हैं E1 वेक्टर का मॉड बाई E2 वेक्टर का मॉड। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है कि डायरेक्शन दे रहे हैं तो वेक्टर टर्म्स में लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा, आपको मॉड में निकालना होगा और इसका एंगल निकालेंगे। एंगल निकालने के लिए इसलिए इसका मॉड्यूलस लिया गया है। ओके, ओके बच्चों, तो ये देखो tan अल्फा क्या हो गया, E1 वेक्टर बाई E2 वेक्टर का मॉड। ओके, नाउ अब E1 वेक्टर का जो फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p cos थीटा है डिवाइडेड बाई आर क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p साइन थीटा बाई आर क्यूब। अब ये आर क्यूब कैंसिल आउट क्योंकि सेम डिस्टेंस पर है सेंटर से, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये कट गया, p कट जाएगा। ओके, तो अब क्या बचेगा 2 cos थीटा बाई साइन थीटा। नाउ cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा। नाउ tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2 cot थीटा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कितना एंगल है उससे कितना एंगल है, जो हमको रिजल्टेंट मिला E। ओके, ये अल्फा है, ये था E1 और ये था E2, तो इससे ये कितना डायरेक्शन कितना एंगल पे ये रिजल्टेंट हमको मिल रहा है, क्योंकि ये जो E1 है इसको इस तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा, ये E2 इस तरफ लेके जाने पड़ेगा कोशिश करेगा, तो E हमको रिजल्टेंट जो मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ से E2 से कितना एंगल पर होगा, अल्फा एंगल पर होगा, तो वही अल्फा निकालेंगे। अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cot थीटा, tan इनवर्स 2 cot थीटा। ओके, हम इस तरह से यहाँ पर ये अल्फ़ा इस डायरेक्शन में निकाले, आप अल्फ़ा इस तरफ से भी निकाल सकते हो। ये अगर अल्फ़ा हो गया, ये अगर अल्फ़ा हम लिख दिए तो ये जो डायरेक्शन है ये इस तरफ आ जाएगा। ओके, और ये रिजल्टेंट हो जाएगा। अब अगेन आप 90 डिग्री लेकर के अगेन आप 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री पर रहेगा और ये डायरेक्शन हो जाएगा E2 का, तो ये क्या हो जाएगा E2 बाई E1 हो जाएगा। अगर अल्फ़ा आप इधर लोगे तो E2 बाई E1 हो जाएगा। ओके, ये अगर सपोज इसको बीटा ले लेते हैं, ओके, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल्स टू E2 बाई E1 वेक्टर का मॉड होगा, क्योंकि ये ट्रेवर्स है, ये देखो सेम है, ये E हो गया और ये बन गया वैल्यू। तो ये फाइनल डेरिवेशन है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है और ना ही एक्सियल पोजीशन पर ना ही इक्वेटोरियल पोजीशन, किसी भी पोजीशन पर अगर हमको निकालना हो तो हम लोग निकाल सकेंगे। ओके, अब
एनी, देखो अब इस इक्वेशन को हम, अगर ये तो किसी भी पोजीशन के लिए है, इसका मतलब है इस इक्वेशन को यूज़ करके हम ये एक्चुअल इक्वेशन है, इसी इक्वेशन से हम एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन निकाल सकते हैं। एक्सियल पोजीशन मतलब 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पुट करके देखो तो क्या बनेगा, 3 cos 0 1, 3 + 1 4, 4 का रूट ओवर निकलेगा तो 2p r³ मिल जाएगा। हो गया, समझ आया। और अगर इक्वेटोरियल पोजीशन हम निकालेंगे तो इक्वेटोरियल मतलब 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, ये हो गया 0, √1 इज 1, तो क्या बन जाएगा, p/r³ लास्ट में बचेगा। तो ये इक्वेशन प्रॉपर इक्वेशन, ये एक्चुअली जनरल इक्वेशन है इसका डाइपोल के लिए। ये एक डेरिवेशन से उसको निकाला जा सकता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल्स पर। नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है अ डाइपोल ऑफ लेंथ 0.1 मीटर। तो ये कितना है, 0.1 मीटर कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस ऑफ ±500 माइक्रोकूलम। व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। डिस्टेंस इतना दिया गया है 0.2 मीटर फ्रॉम वन ऑफ द चार्जेस। तो मीन्स कोई एक चार्जेस से डिस्टेंस उसका दिया गया है। तो हम सबसे पहले हमेशा फिगर आउट कर लेना बच्चों, हमेशा क्वेश्चन को फिगर आउट कर लेना। इसका मतलब है कि डाइपोल दिया है मीन्स -q, ये हो जाएगा +q। ओके, q का वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हो गिवन डेटा में, फिगर आउट करना और गिवन डेटा लिखना। गिवन डेटा में q दैट इज +-q का वैल्यू कितना है, ±500 माइक्रोकूलम। तो इसको लिख सकते हैं हम 500 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, अब ये तो हो गया। अब हमको ये दिया गया है कि यहाँ से जो वन ऑफ द चार्जेस है, वन ऑफ द चार्जेस से 0.2 मीटर फ्रॉम वन ऑफ द चार्जेस, तो यहाँ से इसका सेंटर ले लेते हैं, ठीक है, इसका सेंटर ले लेते हैं। तो इसका सेंटर से वन ऑफ द चार्जेस, तो हमको इस कितना ये डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये कितना 0.2 मीटर है ये डिस्टेंस, और ये जो डाइपोल जो 2L का लेंथ है वो 2L का लेंथ है 0.1 मीटर। ओके, तो अब इसका अगर हम सेंटर निकालें तो ये हो जाएगा 0.05 और ये हो जाएगा 0.05, ठीक है। और जो भी हम डिस्टेंस जिस पॉइंट पर निकालते थे एक्सियल पॉइंट पर, वो क्या होता था, वो होता था डिस्टेंस r, वो होता था डिस्टेंस r। तो टोटल r जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.2 + 0.05 क्या हो जाएगा, 0.25 मीटर। तो इसलिए ये फिगर आउट अगर आप नहीं करोगे तो इसको एनालाइज करना बहुत दिक्कत हो जाएगा बच्चों, एनालाइज करने में बहुत दिक्कत होगा। ओके, नाउ अब हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। ओके, अब हमको माइनस चार्ज दिया गया है, 2L का वैल्यू 0.1 मीटर ये भी दिया गया है। तो हम डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, P = एनी ऑफ द चार्जेस Q × लेंथ ऑफ द डाइपोल, ठीक है। अब ये लेंथ ऑफ द डाइपोल, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। Q का चार्जेस कितना है, 500 × 0 10⁻⁻6 × 2L का लेंथ 0.1। ओके, तो 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं, ये कैंसल आउट हो गया। तो सिंपली 50 × 10⁻⁶। अब इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ये है कुलम में। देखो बच्चों यहाँ पर लिख लेना है VC कुलम और ये मीटर, तो कुलम मीटर, तो लिखने में आसानी होगा, ठीक है। जैसे यूनिट में जैसे दिया गया है उसको यूनिट को भी लिख लो और कैंसल आउट करके निकाल लेना, अगर याद नहीं है तो। ये तो याद रहेगा तो बहुत अच्छा है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आ गया, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट ये बोल रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, ओके, फ्रॉम वन ऑफ द चार्जेस। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्या है, अभी देखो जो कंडीशंस हम लोगों ने लिया था बच्चों, जो कंडीशंस हम लोग लिए थे ई का जो वैल्यू निकालने के लिए, वो कंडीशन क्या था, R इज़ वेरी मच ग्रेटर देन L। ये कंडीशन था, R बहुत लंबा होना चाहिए L से, लेकिन यहाँ पर R का वैल्यू 0.25 है, R का वैल्यू, और L का वैल्यू देखो 0.05 है। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है,
तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने की वजह से हम ये कंडीशन को नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन को मैंने दिया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा ना, आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दोगे और क्योंकि हर क्वेश्चन में ये ए और उसका वैल्यू दोनों दिया रहेगा। अब अगर दोनों वैल्यू अगर दिया रहेगा तो फिर कैसे नहीं होगा, फिर तो आप सिर्फ आर क्यूब निकाल के वैल्यू जो आर क्यूब का वैल्यू जो है वो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे, वो गलत हो जाएगा। ओके, अब हम वैल्यू हम लोग लिखते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, तो जो एक्चुअल वैल्यू है 2PR बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरा एक्चुअल वैल्यू था। इसमें ये कंडीशन हम पुट करते थे कि आर जब बहुत बड़ा होगा तो आर जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो एल नेग्लेक्ट, एल स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो आर टू द पावर 4 और ये आर कैंसल आउट होकर 2p बाई आर क्यूब बनेगा। लेकिन यहाँ तो एप्लीकेबल है ही नहीं, तो अब इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब चल के हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। इसमें वैल्यूज़ अगर पुट करेंगे तो 1/4 पाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2p। अब 2p क्या होगा, 2 इंटू पी का वैल्यू हमको मिल गया था 50 इंटू 10 टू द पावर -6, और r का वैल्यू देखो, अगर ये एनालिसिस नहीं, ये समझ में नहीं आता कि डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ द चार्जेस दिया गया है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता। ओके, इंटू अब 0.25, ओके, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो आर का वैल्यू है 0.25 का स्क्वायर माइनस एल का वैल्यू है 0.05 का होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ओके, अब इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद, ये इजी कैलकुलेशन से ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लेना बच्चों, ठीक है, और उसके बाद फाइनल आंसर निकाल लेना। जैसे कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ है पहले एक तरफ कर लो, जो वैल्यूज़ है जैसे 9 इंटू 2 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर 0.25 इंटू 10 टू द पावर -6 को एक तरफ कर दो वैल्यूज़ को। ओके, और ये 9 टू द पावर 9 है, तो यहाँ पर अब देखो ये पावर है और ये भी पावर है, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पर +9 इसमें ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय, तो ए स्क्वायर माइनस बी, इसको डायरेक्टली वैसे मत कैलकुलेट करना, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में करना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपको फाइनल आंसर मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ये फाइनल आंसर होगा। ओके, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ओके, जिसमें आपको ये कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 चार्जेस प्लस 0.2 माइक्रो कूलम एंड -2 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड एट 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एक्सियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम देयर मिड पॉइंट। अब यहाँ पर बच्चों मिड पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सबसे पहले एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम ही बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बना लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर -q चार्ज 0.2 माइक्रो कूलम प्लस q इक्वल्स टू 0.2 माइक्रो कूलम। मैं बता दूंगा माइक्रो कूलम है क्या। ओके, यहाँ से ठीक इसका सेंटर से जो डिस्टेंस हम निकालेंगे वो होगा ये पॉइंट P। ठीक है, ये पॉइंट P पर निकालेंगे तो ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है, हमको यहाँ से r दे दिया गया है ऑलरेडी। ओके, अब जो डाइपोल, अब नाउ गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा में जो चार्जेस है प्लस माइनस q, इसका वैल्यू है प्लस माइनस 0.2 माइक्रो कूलम। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस
0.2 ना माइक्रोकुलम के लिए 10⁻⁻6, फिर ये माइक्रोकुलम के लिए 10⁻⁻6 कुलम, तो ये क्या हो गया प्लस माइनस 0.2 इंटू 10⁻⁻12 कुलम। ओके, अब प्लेस दैट इतना, तो डाइपोल मोमेंट हमको दिया हुआ है, सॉरी डाइपोल लेंथ दिया हुआ है, वो है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻⁻8 मीटर हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय अगेन डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो -8 मीटर हो गया। अब आर दिया हुआ है, देखो आर दिया हुआ है वो है 10 सेंटीमीटर, तो इसको निकाल लेते हैं, हो जाएगा 0.1 मीटर हो गया। अब जो भी गिवन डेटा हमको दे दिया गया है इसको कर लिए। अब बच्चों यहाँ पर एक और चीज़ देखना है, अब देखो आर का वैल्यू देख लो, आर का वैल्यू दिया है 0.1 मीटर, और एल का वैल्यू देखो, एल का जो 2L का वैल्यू है वो 10⁻⁻8 मीटर है। इसको अगर एल कन्वर्ट किए तो हाफ हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, एल हाफ इंटू 10⁻⁻8 मीटर, इट मीन्स 0.15 ये हो जाएगा। इतना ज़्यादा देखो, अब L का वैल्यू देखो और R का वैल्यू देखो, है ना बहुत डिफरेंस, बहुत छोटा है L। तो यहाँ पर हम कंडीशन लिखाएंगे L इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन R इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन L। और जो वैल्यू है वो हम हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जब ये कंडीशन लग गया है तो हम वैल्यू फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³। समझ आया? इसलिए ये क्वेश्चन सेम है, बस तरीका अलग अलग है देने का। और लास्ट जो हमने जो न्यूमेरिकल किया था उस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा अगर ये कंडीशंस को फॉलोअप नहीं किया गया तो। ओके, अब सॉल्व करते हैं। नाउ पी हमने नहीं निकाला है तो डायरेक्टली मैं यहीं पर पुट करके हम लोग वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू, नाउ पी जो है P वो कितना है, P कितना हो जाएगा, P का जो वैल्यू दिया गया है वो P है। नाउ ये जो यहाँ पर जो चार्जेस है ये -0 पॉइंट है बच्चों, ये इसका ध्यान रखना, ठीक है, मैंने अभी नोटिस किया था 0.2 ही है। ओके, नाउ अब P क्या होता है, एनी ऑफ द चार्जेस, यानी एनी ऑफ द चार्जेस, तो चार्जेस का वैल्यू लिख लेते हैं 0.2 इंटू 10⁻⁻12 इंटू लेंथ ऑफ द चार्ज, तो लेंथ होता है 2L, ये 2L होता है लेंथ, इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई r³। r³ क्या हो जाएगा 0.1, ये दिया हुआ है ना r, 0.1 का होल क्यूब। अब वैल्यूज़ देख लेते हैं, ये क्या है 9, 2 और 0.2, तो 9 इंटू ये मल्टीप्लाई है इंटू 2 इंटू 0.2, पावर्स को एक तरफ कर लेते हैं, इंटू 10⁻⁹ -12 -8 -20 डिवाइडेड बाय, अब ये जीरो बच्चों ये 0.1 क्या होता है 1/10, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर, तो 1/10 मीन्स 10 टू द पावर -1 और 3 है तो 10 टू द पावर -3 हो गया। ओके, तो इससे हमको फाइनल जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3.6, क्योंकि 9 टू द 18, 18 टू द 36 और पॉइंट है तो 3.6 लिख दिए, इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन पर कूलम। ये अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या होगा, ये वैल्यूज़ मिल जाएगा और यहाँ से ये कैलकुलेशन करने के बाद हमको ये पूरा वैल्यू ये मिलेगा। ओके, अब इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे डाइपोल, जो हम लोग को पता है बच्चों कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो P वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो E नेट E मिलता है वो अपोजिट डायरेक्शन पर होता है, इसका जो डायरेक्शन अपोजिट होगा। ओके, अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला देखने से अगेन पहले फिर हम ये देख लेते हैं कि क्या L इज़ वेरी वेरी लेस देन R। ओके, अभी देखो यहाँ पर जो वैल्यूज़ ही दिया गया है, ये वैल्यूज़ से ही आपको समझ आ जाएगा कि देखो 0.1 मीटर 0.2 मीटर, ये जो वैल्यूज़ L का दिया हुआ और A का दिया हुआ, इसी पर बेस्ड हमको R मिलेगा। ओके, मैंने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज़ नहीं किया है बच्चों, मैं बताऊँगा क्यों नहीं यूज़ किया है। अब ये मिलेगा जो यहाँ से मिलेगा जो वैल्यू, ये डेफिनेट है कि ये कंसिडरेबल तो नहीं होगा, क्योंकि जो L का वैल्यू है L भी होगा तो 0.05 होगा। ओके, और इससे जो भी वैल्यू मिलेगा वो अकॉर्डिंगली इसके नज़दीक होगा, बहुत करीब होगा, इसलिए यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा।
तो फिर से हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज़ जो वैल्यू होता है इक्वेटोरियल का, ओके, वो क्या हो जाएगा, वो E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू P बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये एक्यूरेट फार्मूला था। इसी से अगर ये कंडीशन अगर एप्लीकेबल होता है तो L कैंसल आउट होकर के P बाई आर क्यूब बनता है, ओके। अब देखो, अब अगर हम R का वैल्यू अगर हम ये निकालें, ये L हो गया और ये A हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज़ करेंगे तो A स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, ओके। नाउ A का जो वैल्यू है वो तो ऑलरेडी दिया गया है, तो A इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओके। तो A का वैल्यू 0.2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल टू द पावर 1/2। ये तो हो ही सकता है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ओके। अब इसका वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये वैल्यू को अगर हम मैनिपुलेट करिए, देखो ये वैल्यू को अगर समझे तो 1/4πε0 इंटू पी बाई, ना इसको अगर हम ये लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 का होल टू द पावर क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। देखो ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई होकर 3/2 ही बनेगा, ओके। तो इसका वैल्यू तो ऑलरेडी 0.2 दिया है, तो इसलिए ये वैल्यू निकाल करके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओके। तो इसलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ओके। चलो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू है 1/4π का हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू, नाउ P का वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। P का वैल्यू एनी ऑफ द चार्जेस, तो एनी ऑफ द चार्जेस का वैल्यू है 100 × 10⁻⁶ इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। लेंथ कितना हो जाएगा 0.1 होल डिवाइडेड बाय, अब ये आर स्क्वायर, ये वैल्यू कितना है 0.2 का होल क्यूब, ओके। अब ये वैल्यू को कैलकुलेट आप करोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू 1.125 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम, ओके। तो ये था डाइपोल पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है, वो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग अब डाइपोल पर देखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 3 चार्जेस प्लस 2q माइनस 4q एंड प्लस 2q आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a, जिसका साइड 2a दे दिया गया है। देन व्हाट इज द, ये होगा देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट, ओके। डाइपोल का पहले हम लोग अरेंजमेंट बना लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं एनालिसिस करके कि क्या डाइपोल, ये क्वेश्चन पॉसिबल है या नहीं, ओके। तो डाइपोल मोमेंट पर सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन बना लेते हैं। इस पोजीशन पर रख देते हैं -4q चार्ज को, इस पोजीशन पर +2q चार्ज को, इस पोजीशन पर भी +2q चार्ज को, और ये एक रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है जिसका साइड 2a और 2a है, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर ऑलरेडी डाइपोल दिया है, डाइपोल मोमेंट वगैरह निकालना है, वो अपनी जगह है कि क्वेश्चंस दे दिया गया है। अब आपको ये एनालिसिस करना हो कि क्या ये क्वेश्चन, क्या ये डाइपोल के लिए पॉसिबल है। तो डाइपोल में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, वो क्या था, टोटल समेशन ऑफ जो चार्जेस है, टोटल समेशन ऑफ जो चार्जेस है इज 0। ये क्या है, देखो -4q + 2q एंड +2q, ये तो बन गया 0, तो टोटल समेशन तो 0 बन गया। इसका मतलब है कि अब ये पॉसिबल है, हम इसको फॉलो अप कर सकते हैं, ओके। तो अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, तो इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं -4q, और ये जो -4q, इसको -2q और इसको -2q बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था H2O का,
H2O मॉलिक्यूल का, उसी तरह से इसको भी हम फॉर्म करके देख लेते हैं। जिन बच्चों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा था, उस इंट्रोडक्शन में हमने ये डाइपोल के बारे में ये देखा था। ओके, इंट्रोडक्शन में डाइपोल जब पढ़ा रहा था मैं, तो उसमें जो वैल्यू दिया गया था वो मैंने उसका एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि H2O मॉलिक्यूल का डाइपोल फॉर्म कैसे बनाया जा सकता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो नहीं देखा था वो जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। ओके, अब ये अगर -2q हो गया है, तो ये अगर यहाँ पर +2q है और यहाँ पर अगर +2q है, अब देखो ये -q से +q की तरफ डाइपोल मोमेंट Pa हो गया, इसके लिए भी डाइपोल मोमेंट Pa हो जाएगा। तो इसके लिए P1, इसके लिए P2 ले लेते हैं। ओके, और यहाँ से अगर हम सेंटर लाइन ड्रॉ करें तो ये इस पोजीशन पर बना। अब हालांकि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर के लिए क्या बनेगा, ये 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। जो एंगल बनता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का कितना होता है, 60 डिग्री होता है ईच। तो ये बना। अब क्या करेंगे, अब हम इसको अगर रिजॉल्व करेंगे, ओके, अब इसको रिजॉल्व करके देखते हैं कि ये क्या बन सकता है। ओके, नाउ अगर अब हम रिजॉल्व करें तो देखें हमको मिलेगा, ये देखो बच्चों कि ये इस डायरेक्शन में जो P1 है वो क्या मिलेगा, P1 cos थीटा इसके लिए, और इस तरफ मिलेगा वो हो जाएगा P1 sin थीटा। ओके, अब इसके लिए P2 भी इस डायरेक्शन में मिलेगा, P2 cos थीटा, और हमको इस डायरेक्शन में मिलेगा P2 sin थीटा। अब देखो बच्चों कि हालांकि ये दोनों जो चार्जेस सेम हैं, अगर ये चार्जेस सेम है, स्टेबल है, तो ये क्या होगा, ये और ये जो P2 और P1 sin थीटा, ये दोनों P1 जो मोमेंट है वो दोनों इक्वल है, मीन सेम है, क्योंकि चार्जेस तो सेम है दोनों के लिए और डिस्टेंस भी सेम है। इट मीन्स कि P1 sin थीटा एंड P2 sin थीटा वो कैंसल आउट हो जाएगा इक्वल एंड ऑपोजिट होने के चलते। ठीक है, तो अब नेट जो P मिलेगा वो हो जाएगा P1 cos थीटा प्लस P2 cos थीटा, ये हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, जो P1 का वैल्यू क्या होगा, तो P1 cos थीटा हो जाएगा 2, दैट इज चार्जेस, एनी ऑफ द चार्जेस, तो एनी ऑफ द चार्जेस 2q इंटू लेंथ ऑफ द चार्जेस 2a इंटू cos 30 डिग्री प्लस अगेन P2 के लिए भी वही लेंथ, एनी ऑफ द चार्जेस 2q इंटू लेंथ 2a इंटू cos 30। ओके, देखो साइड दिया गया है 2a, तो वही साइड लेंथ दैट इज 2a, तो ये क्या बन जाएगा 4aq इंटू cos 30 √3/2 प्लस ये 4aq इंटू cos √3/2, तो ये बन जाएगा। अगर इसको समअप करें तो 2 इंटू, ये दोनों सेम है, तो 2 इंटू 2aq इंटू √3/2, ये 2 और u2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2√3aq। ओके, इस क्वेश्चन में जो साइड दिया गया है इसका वैल्यू भी दिया जा सकता है आपको, सपोज दे दिया 10 सेंटीमीटर। ओके, ये जो चार्जेस है, अगर ये चार्जेस को इसी तरह से लिख के, कुछ क्वेश्चंस को इस तरह से किया जाता है कि फिर वैल्यू लिख दिया जाएगा, लेट q इक्वल्स टू 0.5 माइक्रोकूलम। ओके, तो आप इस तरह से फॉर्म करके अब लास्ट में वैल्यू पुट कर देना। अगर ये दोनों फॉर्म को अगर हम क्वेश्चंस को कंसीडर करें कि अगर इस तरह से क्वेश्चंस में दिया रहेगा एडिशनली, तो 10 सेंटीमीटर को हम 0.1 मीटर लिख सकते हैं और ये वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 2√3 इंटू ए का वैल्यू है 0.2a का वैल्यू है, एक्चुअली ये 2a का वैल्यू दिया गया है, तो इसको a है, ये a है तो इसका हाफ हो जाएगा, तो 0.1/2 इंटू चार्ज है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, अब फाइनली क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.05, तो √3 इंटू 0.05 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, उसका √3 का ये क्या बन जाएगा, √3 इंटू 0.05 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, अब फाइनली आप इसका वैल्यू को कैलकुलेट करके ये आंसर लिख सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स के साथ और कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।